लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई साइंटिफिक प्रूफ है? एक पूरा सब्जेक्ट है कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स. Absolutely. क्वांटम फिजिक्स इज एक्सप्लेनिंग फिनोमेना लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जो ट्रेडिशनल साइंस एक्नॉलेज तो करता है बट समझाता नहीं है. अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैंने सुना, सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आया वो था शाहरुख खान. हर रोज आसमान में देख के कहता था कि एक दिन में इस इंडस्ट्री का किंग. उस इंसान ने वो कर दिखाया. मनी की वाइब्रेशन क्या होती है और उसको कैसे हम सिंक में लाएं. आप कमा रहे हैं 10,000, आपको चाहिए 3 लाख. तो ये सोचिए कि 3 लाख जो है ना, वो मेरे माइंड को अगर मैं कन्विंस कर दूं कि ये हो सकता है तो हो जाएगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा का क्या कोरिलेशन है? आप ये मत सोचिए कि आपने जो किया है उससे आपको एक छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कितनी छुट्टी मिलती है वो तो ईश्वर की ग्रेस पे भी है, अनुग्रह पे भी है. हाउ डू यू डील विद चाइल्डहुड ट्रॉमा? अपने पास्ट में जाइए, अपने आप को एक बच्चे की तरह देखिए. स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ व्हाट यू वांटेड टू हियर मोर ऑफ एज अ चाइल्ड. विद मैनिफेस्टेशन आप बहुत ही डेडली डिजीजेस को भी रिवर्स कर सकते हैं. लोगों ने रिवर्स किया है. सो मेनी ऑफ माय पेशेंट्स पूरी तरह से वो निकल चुके हैं मेडिकेशन से भी, जबकि वो इतने डिपेंडेंट थे मेडिकेशन में. वाओ. एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले मैम सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोई साइंटिफिक प्रूफ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि आपके न्यूरॉन्स ऐसे फायर कर रहे हैं ब्रेन में कि वो ट्रिगर कर रहा है थॉट्स को और वो थॉट्स अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रहे हैं. अभी एक पूरा सब्जेक्ट है कॉल्ड क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स, यस. क्वांटम फिजिक्स इज एक्सप्लेनिंग फिनोमेना लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, टेलीपैथी, इंट्यूशंस, वो सब समझाता है कि कैसे होता है. जो ट्रेडिशनल साइंस एक्नॉलेज तो करता है बट समझाता नहीं है, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाता है. तो क्वांटम फिजिक्स में स्टडीज और रिसर्च तो 1800 से चलती आ रही है. एक एक्सपेरिमेंट है जिसको हम बोलते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. हाँ, डबल स्लिट. उसमें क्या उन्होंने 2 स्लिट्स रखे और उन्होंने लाइट को पास करवाया. उन्होंने क्या किया कि एनर्जी को स्टडी करने की कोशिश की कि होता क्या है जब हम एनर्जी को भेजते हैं, फायर करते हैं एटम्स को, तो होता क्या है. उन्होंने ये नोटिस किया कि जब आप एनर्जी को लाइट पास हो रही है 2 स्लिट्स से, तो नेचुरली अगर इंसान उसको देख रहा है, मेजर कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, एक मेजरिंग यूनिट रख रहे हैं, तो एक दिशा में जाती है एनर्जी, एक दिशा में जा रही है. तो जनरली अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, आप उसको एक शेप देते हैं. लेकिन उन्होंने नोटिस क्या किया, जब वो मेजरिंग डिवाइस हटा रहे हैं, व्हेन देयर इज़ नो ऑब्जर्वर इन द पिक्चर, जब कोई ऑब्जर्वर है ही नहीं, तो एनर्जी जो है, लाइट जो है ना, वो एक वेव की तरह बिहेव करती है. यानी मैं यहाँ से भी उसको देख सकती हूँ, उसे यहाँ से भी देख सकती हूँ. इसका मतलब हर चीज़ की मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. लेकिन जब मैं एक मेजरिंग डिवाइस को लेकर आ जाती हूँ, जब एक ऑब्जर्वर बीच में आ जाता है, तो ऑब्जर्वर की अपनी परसेप्शन होती है. तो इस फिनोमेना को अगर कोई पढ़ना चाहे, समझना चाहे, इट इज़ कॉल्ड पार्टिकल वेव डुअलिटी. तो ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो प्रूव करने की क्या कोशिश कर रही है कि आपकी दुनिया ना आपके थॉट से लिंक्ड है. 3 चीज़ों का मैं ख्याल रखूँ. एक तो जो थॉट मुझे चाहिए, यानी किसी एक्सपीरियंस को लेकर मुझे एक थॉट रखनी है माइंड में, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना सजेशन के लिए खुला रहता है, वो उसको एक्सेप्ट करेगा. दूसरी चीज़, आप हमेशा वो अट्रैक्ट करते हैं जो आप फील करते हैं. तो अपनी नेगेटिव बिलीफ्स पर काम कीजिए. अब जैसे कि नेगेटिव बिलीफ हो गया कि आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, नेगेटिव बिलीफ है, आई एम नॉट गुड इनफ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता. तो ये नेगेटिव बिलीफ्स पर अगर काम करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड की कंडीशनिंग को चेंज करना शुरू कर देंगे. जैसे कि मैंने अपने जर्नी की शुरुआत की क्योंकि मैं ओवरवेट थी और मुझे अपना वज़न कम करना था. Really? और लिटरली 25-28 केजीज़ हमेशा ओवरवेट थी और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है वज़न को लेकर, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ इमेज को लेकर. तो मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत वहाँ से की. तो मैंने ये नोटिस किया कि पहले मैं बहुत अनकम्फर्टेबल थी अपनी खुद के बॉडी से. आई वॉज़ वेरी मैं अपने आप को आईने में देखती ही मुझे अच्छा नहीं लगता. इस हद तक कि कोई फोटोग्राफ करता मुझे ऐसा लगता मेरा फ़ोटो मत निकालिए, मुझे नहीं अच्छा लगता अपने आप को देखना. तो वहाँ से जब मैंने अपना ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने नोटिस किया मैं एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच गई वेयर आई वाज ओके. मुझे जाना था वहाँ, यानी मुझे अपने वज़न को कम करना था, फिट होना था, अच्छा लगना था, लेकिन अपने आप से नफ़रत करना, दुनिया से नफ़रत करना, अगर वो जब तक आपकी फीलिंग में है ना, तब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं क्या सिखाएंगे. और आपको यही लगेगा क्योंकि आप ऐसे सोच रहे हैं, तो आप जब दूसरों की तरफ देखेंगे भी आपको यही लगेगा कि दूसरे भी आपको उसी नज़रिए से देख रहे हैं, जबकि वो नहीं देख रहे होंगे, पर आपको वैसा लगेगा
तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल सही है। जब कोई भी आती है, स्पेशली विमेन आती हैं कि मुझे कंसीव करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है, डॉक्टर आप इस डायरेक्शन में हमें हेल्प कीजिए। सबसे पहले तो उनकी कंप्लेन होती है कि हर कोई पूछ रहा है बच्चा कब कर रहे हैं, फैमिली कब बढ़ा रहे हैं। तो कहते हैं कि हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हमें बुरा लगता है, ऐसे लग रहा है लोग जानबूझ के पूछ रहे हैं। तो मैं उन्हें सबसे पहले यही समझाती हूँ, आपके अंदर ये है थॉट, फीलिंग है, आपको बुरा लग रहा है, अब तक नहीं हुआ है, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको यही ट्रिगर पॉइंट पे लेके जाते हैं, पूछते हैं क्यों, क्या हुआ, अब तक नहीं हुआ बच्चा, कब कर रहे हैं फैमिली। तो इस तरीके से अगर वो नोटिस करेंगे ना कि उनको अपनी फीलिंग पे काम करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी दूसरे की फीलिंग को नहीं आपके लाइफ में लेके आ रहा। आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरा भला होगा, मेरा अच्छा होगा, मैं पहुंचूंगा वहां पे। तो उस एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने के लिए हम मैनिफेस्टेशन टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कर्मा का क्या कोरिलेशन है ना? फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। एक इंसान ने बहुत बुरा किया, चोरी की या मर्डर किया या कुछ किया, मैं उस एक्सट्रीम में पूछ रहा हूँ। अब वो इंसान सडनली पॉजिटिव सोचने लग जाए कि बोले नहीं मैंने गलत किया, मैंने सही नहीं किया, और वो जेन्युइनली अंदर से वो फील करे कि नहीं मैं कुछ शिफ्ट हुआ है, पछतावा है, कुछ शिफ्ट हुआ है और मेरे को ये अपनी सिचुएशन को चेंज करना है। अब वो इंसान अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक यूज़ करके कहे कि नहीं मैं पनिश नहीं होऊंगा, मेरे को इसके कर्म के फल नहीं भुगतने पड़ेंगे, मैं फ्री रहूँगा, कुछ नहीं होगा। पर ये हो नहीं सकता ना, क्योंकि कर्मा भी एक चीज़ है जो बहुत स्ट्रांगली गवर्न करती है हमारी ज़िंदगी को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर कर्मा से भिड़े तो वो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? क्या है, अगर हम समझे हमारे शास्त्र भी क्या कहते हैं कि हर किसी के कुछ पिछले कर्म हैं जो करके वो आए, जिसको हम बोलते हैं ना हमारी डेस्टिनी, या हमारा कहते हैं ना हमारा प्रारब्ध, जिसको हम वर्ड यूज़ करते हैं, हम उसके साथ आए हैं इस लाइफ में। लेकिन काफ़ी हद तक आज के आपके एक्शंस जो है ना, आज के आपकी फीलिंग्स जो हैं, वो आपकी डेस्टिनी को भी एक डायरेक्शन दे रहे हैं। अब जैसे कि मेरी डेस्टिनी है कि मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा घर छूट गया, परिवार छूट गया, हो सकता है मेरी डेस्टिनी पिछले कर्म है। लेकिन आज अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझूं तो मैं उसको एक पॉजिटिव तरीके से अपने लाइफ में अप्लाई करूंगी। जैसे कि कोई भी इंसान अगर प्रकृति का ये नियम समझता है कि मैं अच्छा सोचूंगा मेरे साथ अच्छा होगा, तो उसकी लाइफ में मुश्किलें भी आएंगी ना, वो उनको नेगेटिवली नहीं लेगा, वो मुश्किल से भागना नहीं चाहेगा। अगर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझता है तो उनके लिए सबसे पहले एक रियलाइजेशन आती है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी ही भलाई छुपी हुई है। तो सबसे पहले तो ये रियल अंडरस्टैंडिंग है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप मुश्किलों को भागने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि देखो मुझे क्या चाहिए, अल्टीमेटली मैं शांत रहूं, खुश रहूं, सफल रहूं। वो आप विजन अपने माइंड में बनाते रहिए, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आपने जो किया है उससे आपको एक छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कितनी छुट्टी मिलती है और आपका कर्मा कितना नलिफाई हो जाता है, वो तो ईश्वर की ग्रेस पे भी है, अनुग्रह पे भी है। इनफैक्ट श्री कृष्ण भी गीता में अर्जुन से यही कहते हैं, है ना, कि आप गोल रखो लेकिन उससे इतना ज़्यादा अटैच मत हो जाओ। सर्वधर्म परित्याग मामेकम शरणम व्रज। वो कह रहे हैं कि आप सब एक्शन ऐसे करो कि आप मुझे समर्पित करो। तो श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि आप गोल्स मत रखो। तो भले ही आपका पास्ट कितना भी बुरा हो, गोल्स रखना गलत नहीं है, आप रखो। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मुकामों पे पहुंच जाते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं जबकि उनके अंदर भी एक डिज़ायर होती है। मेरे लिए अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब मैंने सुना, इसके बारे में सुना और इसके बारे में पढ़ा, सबसे पहला नाम जो मेरे दिमाग में आया वो था शाहरुख खान। क्योंकि शाहरुख खान जब मुंबई आया था और कुछ नहीं था, ना ही कोई फिल्म बैकग्राउंड था, कुछ नहीं था, एवरेज लुकिंग एक बंदा, रिजेक्शंस बहुत मिले, बट वो हर रोज़ मरीन ड्राइव पे जाके हर रोज़ आसमान में देख के कहता था कि एक दिन मैं इस शहर पे राज करूंगा, एक दिन मैं इस इंडस्ट्री का किंग बनूंगा। एंड दीज वर हिज वर्ड्स। उस इंसान ने वो कर दिखाया, एग्जाम्पल सेट कर दिया। तो उसी तौर से मैं पूछना चाहूंगा कि आज के टाइम पे ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं जो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। दिलजीत ने बात की है उसके बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग वो इतना अचीव क्यों कर लेते हैं जबकि बाकी लोग नहीं कर पाते, जबकि चाह दोनों में है। आई थिंक आपकी पैशन भी थोड़ी
चेंज होती रहती है। कभी कभी लोगों में एक पैशन इतना ज़्यादा होता है, इतना जुनून होता है कि वो उनके लिए अल्टीमेट गोल हो जाता है लाइफ में। कभी कभी आपका वाई बिहाइंड आप जो जा रहे हैं उस चीज़ के पीछे वो क्लियर नहीं रहता है इतना। तो एक तो होता है आपकी करंट फीलिंग्स जिसमें जुनून बहुत ज़्यादा है, उसकी एफर्ट्स भी उस डायरेक्शन में जाती हैं। तो मैंने ये देखा है कि कभी कभी जब एंथुजियाज्म लेवल बहुत ज़्यादा होता है किसी का और उन्होंने ना उसको अपना लाइफ गोल बना दिया है, तो अगर आपका गोल आपको सुबह उठाना चाहे, आपसे काम करवाना चाहे और आपको फिर वो काम नहीं लगे, आपको ऐसा लगता है आप फ्लो में हैं, मतलब मैं जो भी कर रहा हूँ ना ये तो चाहे मुश्किलें भी आ रही हैं अल्टीमेटली मुझे वहाँ जाना है, तो ये जज्बा हर किसी में नहीं होता है। वो समझते हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत एफर्ट ले रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जज्बे भी कमी की है, जज्बे की कमी कहीं ना कहीं होती है उनमें। इसीलिए एक रीज़न तो ये होता है। दूसरा तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि आपको जो मिलता है वो भी आपके पास्ट से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। So karma has a big role to play. कर्मा हैज़ अ बिग रोल टू प्ले। आपको समझना पड़ेगा कि आपके ऊपर ना एक बड़ा बादल, एक क्लाउड है कर्मा का। आपके सपोज अक्यूमुलेटेड लाइफ टाइम से अक्यूमुलेटेड कर्मा जो है इतनी सारी है, उसमें से आप छोटा सा चुनकर इस लाइफ में आए हैं, जिसको हम प्रारब्ध भी बोलते हैं, है ना, हमारी डेस्टिनी बोलते हैं। अब आपकी डेस्टिनी तो आपकी लाइफ पे आज हावी है ही, यानी आप जहाँ पे जा रहे हैं आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है, कितने आपके साथ अच्छे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपका माहौल कहाँ क्या है, वो सब भी आपके कर्मा से आ रहा है। लेकिन आज जो आप जनरेट कर रहे हैं, आपकी आज की फीलिंग अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी आज आपका ना शास्त्र कहते पुरुषार्थ, यानी आज आपकी फीलिंग और वाइब्रेशन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका माइंड बहुत फोकस्ड, जैसे अर्जुन का एक फोकस था, इसीलिए वो इतना अच्छा बन सका, क्योंकि उसका फोकस इतना ज़्यादा था कि उसे पता था उसे कहाँ तीर लगानी है, उसका लक्ष्य क्या है। इनफैक्ट जब मैंने अपनी जर्नी चालू की तब है ना इंटरनेट और यूट्यूब इतना नहीं था जितना अब है। उस समय तो वर्ड ऑफ माउथ से ज़्यादा होता था और लाइफ कोचिंग इंडस्ट्री इंडिया में थी ही नहीं एक्चुअली। पर्सनल डेवलपमेंट में तो कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स थे। तो जब मैंने काम शुरू किया तब मुझे ये एहसास हुआ कि लोग समझ भी नहीं रहे कि हम क्या कह रहे हैं। ट्रेडिशनल काउंसलिंग वहाँ पे हुआ करता था। तब ऐसा था कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप ये सोचते थे कि चलो ये मेरा गोल है, मुझे उसके पीछे काम करना है और मुश्किलें आएंगी, ठीक है, हमको यहाँ इस डायरेक्शन में जाना है। तब लोगों के हम ज़्यादा सुनते थे। अब तो क्या है कि राक्षस बहुत बड़ा बन चुका है, अब तो हम सोशल मीडिया के सुनते हैं। तो उस समय की जो डिफ़िकल्टीज थी आज के मायने तो कुछ भी नहीं है। अब कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी चीज़ के पीछे जा रहे हैं ना, आप देखिए कि आपको वो क्यों चाहिए, आप अपनी खुशी ढूंढिए और फिर दिन ब दिन आप जब काम कर रहे हैं उसके ऊपर ना, आपको नहीं लगेगा कि एक और दिन वेस्ट गया। पर्पस होना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत important That's what you're है। trying to say. क्लैरिटी बहुत क्लैरिटी, पर्पस और एक गोल और एक फिक्स्ड गोल कि मेरे को यहाँ पहुँचना है। जी बिल्कुल। Okay, let's break down law of attraction into 3 or 4 segments. एक तो है wealth, health, relationships and childhood trauma. ये 4 चीज़ों पे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं wealth. अभी मैंने एक जेंटलमैन के साथ शूट किया था, संजय खतूरिया जी। तो उनसे मैंने एक सवाल पूछा था, जो उन्होंने बोला कि भाई अगर कोई इस मुकाम पे है ना या इस पोजीशन में है ना, तो मैनिफेस्ट करो। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब कुछ और काम नहीं कर रहा होता तब मैनिफेस्टेशन, आपकी लॉजिक जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड वेल्थ, करियर, जो भी कहो इसमें, इसका वो एक इंसान कैसे वेल्थ अट्रैक्ट कर सकता है या एक चॉइस ऑफ करियर अट्रैक्ट कर सकता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। एयरप्लेन में बैठ के हम ट्रैवल करते हैं, किसी के माइंड में थॉट था, आज वो एक रियलिटी बन चुका है, क्योंकि हमने उस थॉट पे ज़्यादा फोकस किया। उन लोगों ने उन थॉट्स पे फोकस किया और उस थॉट को क्रेजी समझ के वो छोड़ नहीं दिया। तो फैंटेसीज भी रियलिटी बन जाती हैं। तो आज हो सकता है आपके साधन बहुत कम हैं, आप कमा रहे हैं 10,000, आपको चाहिए 3 लाख। तो ये सोचिए कि 3 लाख जो है ना, वो मेरे माइंड को अगर मैं कन्विंस कर दूं कि ये हो सकता है तो हो जाएगा, आप काम कर सकते हैं उस पर। तो जहाँ पे लोग अटकते हैं मनी को लेकर, वो कहते हैं मुझे 1 करोड़ चाहिए, उनसे पूछो क्या करेंगे, 20-30 लाख के बाद उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या करेंगे, पर चाहिए वो चाहिए। सो मनी इज़ वेरी शाय। मनी की एनर्जी और वाइब्रेशन को अगर हम पढ़ें, स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें ना, मनी की वाइब्रेशन होती क्या है? बिकॉज ये बहुत ही ट्रिकी सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत लोग इससे ही जुलझ रहे हैं।
मैक्सिमम स्ट्रगल अगर देखा जाए इस दुनिया में जो चल रहा है Money. सब मनी के ऊपर ही है, वॉर्स भी मनी के ऊपर ही लड़ी जा रही है, बहुत सारी चीजें मनी के ऊपर रिश्ते ही भी है, टूटते हैं। रिश्ते भी टूटते हैं। इनफैक्ट एक बहुत ही वियर्ड चीज मैंने उस दिन किसी से सुनी कि आप एक सेकंड भी बिना पैसा खर्चे नहीं जी सकते हो। तो मैंने उससे पूछा क्यों, कैसे, हाउ कैन आई बी, जब मैं सो रहा हूँ तो मैं पैसा नहीं खर्चा करूँ। ये लग, जब आप सो रहे हो तो बिस्तरा जो आपने लिया वो पैसों से खरीदा, फैन जो चल रहा है वो पैसों से चल रहा है, जो घर में आपका फोन चार्ज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। तो आप एक सेकंड भी इस दुनिया में बिना पैसों के नहीं जी सकते हो, अब जितने भी अमीर हो या जितने भी गरीब हो। तो मनी की वाइब्रेशन क्या होती है और उसको कैसे हम सिंक में लाएं? तो आपकी मनी वाइब्रेशन बनती है आपकी थॉट्स, डोमिनेंट थॉट्स और फीलिंग्स मनी के बारे में वो क्या है, कैसे पहचानेंगे हमारे बिलीव्स थॉट्स क्या हैं। आप नोटिस करो आपकी कॉन्वर्सेशंस मनी को लेकर क्या हैं ज़्यादातर। अपनों से आपकी कॉन्वर्सेशंस, बाहर वालों से तो हम फिर भी गार्डेड रहते हैं, लेकिन अपनों के साथ आप कंप्लेन कर रहे हैं मनी के बारे में बार बार। अपनी बीवी के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, माता पिता के साथ आपकी कॉन्वर्सेशंस क्या है मनी को लेकर, वो आपको दिखाएगा कि आपकी वाइब्रेशन दरअसल कौन से दिशा में जा रही है, नंबर 1। दूसरा, तो आपके साथ जो भी होता है आपके करियर में, फाइनेंशियल एरिया में, उसके साथ आप कैसे डील करते हैं। अब जैसे कि अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, इमीडिएटली आप सोच रहे हैं कि ये नहीं देगा, ये भाग गया है, इसने मुझे कर दिया, धोखा दे दिया है, तो वो आपकी मनी वाइब्रेशन बताता है। क्योंकि अगर मनी वाइब्रेशन ठीक ठाक है तो आपको लगेगा आ जाएंगे, कहाँ जाएगा, किसी ना किसी तरीके से तो आने ही वाले हैं। तो आपकी मनी को लेकर फियर क्या है, वरीज क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, आप जो डिज़र्व करते हैं क्या आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं, या सोचता है कि नहीं नहीं मैं चाहता तो बहुत हूँ लेकिन ये सब तो नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व आपके एक्शंस, आपकी फीलिंग्स मनी को लेकर क्या है, वो आपकी मनी वाइब्रेशन को बनाता है। 3 जनरेशंस अगर हम पीछे चले जाएं तो एक सोच बहुत ही कॉमन थी जो मैंने देखी है कि इतने बड़े गोल्स मत रखो जो आप अचीव नहीं कर सको, बी रियलिस्टिक। उस चक्कर में क्या हुआ है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं हम स्टंटेड हो गए हैं अपने ग्रोथ में। तो वो नैरेटिव जो है कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन होती है, क्योंकि आप जब छोटे होते हो ये आप सुनते रहते हो, आपके माँ बाप कह रहे हैं, आपके आसपास वाले लोग कह रहे हैं कि इतना बड़ा मत सोचो, इतना बड़ा मत सोचो कि नहीं पहुंच पाओ, स्टेप बाय स्टेप। बट आई ऑलवेज बिलीव कि स्टेप बाय स्टेप तो चलना ही है, बट गोल अगर नहीं रखेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे कैसे, करेक्ट, या उसको भी कैसे सरपास करेंगे। तो डज दैट ऑल्सो अफेक्ट द मनी वाइब्रेशन, और डज दैट ऑल्सो अफेक्ट द करियर वाइब्रेशन? क्योंकि कोई अगर एक चौल में पैदा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, या एक छोटे घर में या 1 BHK में रह रहा है, वो बोलता है कि एक दिन मैं महल में रहूंगा या एक पेंट हाउस में रहूंगा, सबसे पहले उसके माँ बाप बोलेंगे कि इतने बड़े सपने मत रख, रियलिस्टिक हो जा, जमीन पे आ जा, पैर जमीन पर रख। सो हाउ डू यू एड्रेस दैट? एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप कोई ऐसा गोल डालो जिसके ऊपर आप ही हंस रहे हो तो प्रॉब्लम है। आप नहीं हंस रहे हो, आपको नहीं मैं तो पा लूँगा तो ठीक है। कभी कभी लोग ऐसे गोल जिसको कहते हैं गोल तो है डॉक्टर, लेकिन ये तो मुझे पता है अभी तो नहीं होने वाला है, इसमें तो शायद समय लगेगा। आपने खुद उस पर एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी कि समय लगेगा। सो मैं तो ये कहूँगी आपकी फीलिंग के पीछे गोल सेट करना चाहिए। अगर मुझे 3 BHK खुशी देता है आज, तो मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगी कि मैं बहुत खुश हूँ, ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अपना 3 BHK फ्लैट ले लिया है। और मैं जैसे ही उस 3 BHK को अचीव कर लेती हूँ ना, अब मैं महल के बारे में लिख सकती हूँ। तो अगर आपका शुरू से ही नहीं मुझे तो महल में रहना है, मुझे तो 5 BHK में रहना है, मैं तो वही रहूँगा, तो फिर डाल दीजिए गोल में, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे कोई लिमिटेशन नहीं है। आपका माइंड किसी गोल को छोटा बड़ा बना रहा है, इसीलिए मैं तो यही सुझाव दूंगी अपने माइंड पर काम कीजिए। जितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ना माइंड पावर की, आपके लिए कोई गोल एक्चुअली बड़ा या छोटा नहीं होगा। लेकिन सपोजिंग आज आपको लग रहा है कि नहीं ये गोल बहुत बड़ा है मेरे लिए, तो वो गोल अननेसेसरीली आप ही डिले करोगे। भले ही आप उसको लिख रहे हो ना, आप डिले कर रहे हो क्योंकि आपकी फीलिंग क्या, ये बहुत बड़ा है मेरे लिए। तो फिर आप थोड़ा छोटा गोल सेट कीजिए, यानी कि आप 3 BHK पे सेटल कर दीजिए, 5 मत लिखिए। और उसको अचीव करने के लिए तो वो उनके लिए थोड़ा रियलिस्टिक हो जाता है। लेकिन मैं तो हमेशा कहती हूँ आपको अभी जो मिल रहा है मनी को लेकर फॉर एग्जांपल, उसका डबल कम से कम आपका गोल होना चाहिए। डबल होना चाहिए, डबल तो मिनिमम गोल होना तो चाहिए। जो मेरा गोल है शायद तो मैं उसको डबल कर सकता हूँ, डबल तो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा पुश भी मिलता है आपको, एक्साइट थोड़ा गोल ना, आपको ऐसी फीलिंग आनी चाहिए, थोड़ी गूज़बम्स आने चाहिए कि अमेजिंग हो जाएगा,
मज़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो थोड़ा आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कभी कभी गोल्स इतने छोटे सेट करते हैं कि हो जाता है, लेकिन फिर आपकी लाइफ उससे चेंज नहीं हुई। अच्छा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं पूछ लेता हूँ आपसे सवाल। समझो कि दो दोस्त हैं, दोनों ने वही पढ़ाई की, दोनों अच्छे थे पढ़ाई में, फॉर एग्जाम्पल दोनों ने मार्क्स भी सेम लाए, दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना एक ड्रीम जॉब, एक अचीव कर लेता है और एक नहीं कर पाता है। ये क्यों होता है? वाइब्रेशन सबसे पहले तो, उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं जवाब मिल जाएगा, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, हम कंपेटिटिव स्पिरिट में आ जाते हैं, क्रिएटिव स्पिरिट से निकलकर कंपेटिटिव में। हमें ऐसे लगता है कि अरे यार, हमारे से आगे बहुत स्मार्ट लोग हैं, हमसे आगे बहुत बड़े लोग हैं जिनको बहुत इन्फ्लुएंसेस हैं, या शायद मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ। कभी कभी आपको एजुकेशन में भी आपके फ्रेंड की तरह मिली है, लेकिन शायद आप इतने स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है जितने वो हैं। तो कभी कभी लोगों को ऐसे बिलीफ्स या फीलिंग्स होती हैं अपने बारे में। या हो सकता है बड़े होने के समय, जैसे कि जब वो छोटे थे और बड़े हो रहे थे, हो सकता है उनके परिवार का माहौल इतना अच्छा नहीं हो जहाँ पे वो बहुत कॉन्फिडेंटली ग्रो हो। सपोजिंग माता पिता के बीच में कभी कभी झगड़े ज़्यादा होते हों, उन्होंने देखा है अपने माता पिता के स्ट्रगल्स को, तो वो चाहते तो है, वो एक्शन ले रहे हैं आगे बढ़ने की अच्छे जॉब के लिए, लेकिन सबकॉन्शियसली एक पैर पीछे जा रहा है, क्योंकि उन्होंने देखा है अपने माता पिता के स्ट्रगल्स, उन्होंने देखा है कि पिताजी ने इतना हार्डवर्क किया फिर भी क्या हुआ। तो सबकॉन्शियस माइंड में ना वो एक नेगेटिव कंडीशनिंग चलती है। हमें कैसे पता चलेगा? सिर्फ एक तरीका है, आपकी रिजल्ट्स। आपके रिजल्ट्स बताते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। देयर इज़ नो अदर वे। आप खोल नहीं सकते हैं, एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा कि क्या मेमोरी चल रही है, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा आपकी एनर्जी को मैच करते हैं। कौन सी एनर्जी? कॉन्शियस के सबकॉन्शियस? सबकॉन्शियस। क्योंकि 97-98% तक तो आपकी अंदरूनी जो एनर्जी है वो आपकी मेमोरी से आ रही है। क्यों? एक रिसर्च किया गया था सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। उन्होंने कहा था कि पर सेकेंड आपकी कॉन्शियस माइंड में, जो आप नोटिस कर सकते हैं, 10-11 थॉट्स चल सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड पे कितने चल रहे हैं? 10-11 मिलियन। 10-11 मिलियन? वो कहते हैं मिलियंस चल रहे हैं। तो नेचुरली आप जब कुछ करना चाहते हैं तो आपके अंदर ज़्यादा वेटेज किसका है? सबकॉन्शियस मेमोरीज का। तो वो आपको रोक रहा है। इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्टडी इनकम्प्लीट है कंडीशनिंग के बारे में जाने बिना। यानी आप जब भी किसी गोल पे काम कर रहे हैं ना, ये समझिए कि आपको सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। सो बेसिकली ये आप कह रही हैं कि अगर हम किसी गोल की तरफ चल रहे हैं और हम सारे सही स्टेप्स ले रहे हैं, बट अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव थॉट्स हो या कुछ विपरीत हो उस गोल के, तो हम वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि आप हो सकता है उस दिशा में एक कदम सही ले भी, फिर पीछे आ जाएंगे। जैसे कि आपने ये नोटिस किया होगा, कभी कभी लोग पैसा कमा लेते हैं, लॉटरी लग जाती है, लेकिन फिर क्या हुआ? उनकी लाइफस्टाइल बदली नहीं, फिर वापस स्क्वायर वन पे आ जाते हैं। पैसा रहता नहीं, टिकता नहीं है। आपकी लाइफ में वही टिकेगा जो आपकी वाइब्रेशन में है। आ भी जाएगा, लक से कभी कभी हो भी जाता है, आ भी जाएगा, लेकिन फिर टिकेगा नहीं है। एक्चुअली मैंने नोटिस किया बहुत लोग जो स्ट्रगल भी कर रहे हैं पैसों को लेकर, वो कहते हैं अरे पैसा क्या है, ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही ऐसे फीलिंग भी अच्छी नहीं, फीलिंग ऐसे करते कि इसमें क्या है, अभी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पैसे क्या चीज़ है। पर इज दैट अ नेगेटिव वाइब्रेशन टुवर्ड्स मनी? दैट इज अ नेगेटिव वाइब्रेशन, बिकॉज दैट पर्सन इज डिजायरिंग टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। वो चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, हम अपनी एक फ्यूचर को सिक्योर करें, पर जब वो बात करते हैं पैसों के बारे में, वो बहुत ही करके बात करते हैं। देखिए, कभी कभी तो लोग दिखाने के लिए भी बात करते हैं। वो कहते हैं मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं तो, मेरे पास तो अब कुछ नहीं है भाई, हम तो बहुत छोटे हैं। समझना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड में कभी भी ह्यूमर नहीं है। आप जो बोलते हैं वो लेता है। सो कभी भी ऐसा मत बोलिए कि नहीं मैं तो बहुत छोटा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हम तो गरीब हैं, आप राजा हैं, हम तो गरीब हैं। ऐसे बातें अगर आप करते रहेंगे तो रेडी रहिए, कुछ भी हो सकता है आपके लाइफ में। सबकॉन्शियस माइंड वही पकड़ेगा जो आप बार बार बोल रहे हैं। मत बोलिए, वर्ड्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। वर्ड्स ना आज जो आप यूज़ कर रहे हैं, कल आपकी थॉट्स बन जाएंगे। वर्ड्स बिकम योर थॉट्स। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वर्ड्स और थॉट्स? वर्ड्स, बिकॉज अगर आपको कॉन्शियसली अपनी वाइब्रेशन बदलना है, आज आपके लिए वर्ड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज थॉट्स आप कभी कभी रोक नहीं सकते हैं ना। आप नोटिस करो, थॉट आ जाएगा, लेकिन वर्ड्स तो मैं कंट्रोल में कर सकती हूँ अपने।
तो वर्ड्स ज़्यादा बट इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव थिंकिंग से तो थॉट्स भी तो चेंज हो सकते हैं ना। चेंज होते हैं, लेकिन सपोजिंग मैं वर्ड्स गलत यूज़ कर रही हूँ, हम्म दे बेसिकली हैव टू वर्क टुगेदर। अगर आप साइंस समझें, अगर इंसान बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, हम उसको पहले क्या सजेस्ट करेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स की लिस्ट बनाइए, हम्म पॉजिटिव स्टेटमेंट्स की लिस्ट बनाइए। हम्म मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, आप वर्ड्स से चालू कीजिए, वर्ड्स आपकी थॉट्स को भी प्रोग्राम कर सकते हैं, दोनों साथ में काम करते हैं। लेकिन अगर मुझे इम्प्रूवमेंट लानी है ना, तो पहले वर्ड्स को चेंज कीजिए, क्योंकि आप नोटिस करो कोई गाना गा रहा है ना, कुछ समय बाद आप वही गाना गाएंगे। इट्स कंटेजियस, एडिक्टिव। तो आपके वर्ड्स दिमाग में ना, नहीं चल रहा है, पर वो बट आपका वो आपने ले लिया वो। दिमाग में चलने लगता है। यस, तो वर्ड्स जो हैं और आपके जो थॉट्स बन जाते हैं, ये वर्ड्स वो सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज बना रहे हैं। तो और जब एक्शन का। एक्शन का ऐसे होता है कि एक्शन आ रहा है आपके वाइब्रेशन से एक्चुअली, हम्म इसीलिए कभी कभी ना हम सही चीज़ भी करने जा रहे हैं, लेकिन फीलिंग अच्छी नहीं थी। जैसे स्टूडेंट जो है बहुत नर्वसली पेपर लिख रहा है, कभी कभी नर्वसनेस की वजह से मिस्टेक्स कर देता है, तो आपकी अल्टीमेटली फीलिंग और वाइब्रेशन जो है ना, वो आपके एक्शन को एक डायरेक्शन देती है। पैसा वहीं जाएगा जहाँ पे वो इनवाइटेड फील करता है। हम्म आप बार बार कंप्लेन कर रहे हैं, पैसा आपके पास नहीं आएगा। हम्म और पैसा आपके पास टिकेगा तभी जब आप उसके लिए ग्रेटफुल रहें। तो पैसा देने के टाइम भी ना आप ब्लेस करके दीजिए, और पैसा रिसीविंग के टाइम भी, लेने के टाइम भी खुश रहिए, ग्रेटफुल रहिए। जितना आ रहा है उसके लिए खुश रहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे 3 लाख चाहिए थे, आया सिर्फ 50,000, तो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे फील बैड हो रहा है कि क्यों सिर्फ 50 आए। नहीं, ऐसा वाइब्रेशन से रिलीज करेंगे पैसे, तो पैसे इतने जल्दी वापस नहीं आएंगे, और ऐसे वाइब्रेशन से रिसीव भी करेंगे तो पैसे टिकेंगे नहीं। रोज उठ के बोले कि कि मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, मुझे ऐसा जॉब चाहिए, या मुझे ये बिजनेस चाहिए, या मुझे ये अचीव करना है, ये चाहिए, पर उसके लिए कुछ एक्शन ना ले। वो बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उतने तक ही हो रहा है कि मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ, पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ उसके लिए। तो वो मैनिफेस्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। क्योंकि अट्रैक्शन में भी एक्शन वर्ड है। एग्जैक्टली। तो एक्शन यानी, अगर आपके आसपास भी कुछ बहुत अच्छी खूबसूरत चीज़ है, आप हाथ नहीं फैलाएँगे और उठेंगे नहीं लेने के लिए, तो आपको हो सकता है वो मिले ही नहीं। आप इतने करीब थे, लेकिन वो आपके पास आया ही नहीं। हाउ टू अट्रैक्ट अ करेक्ट पार्टनर? क्योंकि बहुत लोगों का आज के ज़माने में ये स्ट्रगल है हाँ। कि सही व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिससे हुँ। हम प्यार करें, शादी करें, फैमिली बनाएँ। तो हाउ डू यू मैनिफेस्ट अ राइट पार्टनर? क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, आई एम श्योर आप भी जानती होंगी, कि वो वेट करते एक ऐसे समय पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत लेट हो जाता है। आई थिंक पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लियर होना कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है कि आप गलत लोगों से अब तक मिले हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड शायद अभी नहीं समझ रहा है कि आपको एग्ज़ैक्टली चाहिए क्या? हुँ, तो उसकी एक लिस्ट बनाइए, कौन सी क्वालिटीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो मुझे समय दे सके, मुझे अंडरस्टैंड कर सके, मेरी ड्रीम्स को सपोर्ट कर सके। हो सकता है मुझे चाहिए मेरा पार्टनर बहुत सुंदर हो, मेरा पार्टनर जो है बहुत कोऑपरेटिव है, मेरा पार्टनर जो है बहुत एक्शन ओरिएंटेड है, मेरा पार्टनर एक्सट्रोवर्टेड है। जो भी आपकी क्वालिटीज़ आपको अपने पार्टनर में चाहिए, उसकी लिस्ट बनाइए। हुँ, बट हमेशा 2 कॉलम्स रखिए। एक कॉलम में आपको क्या चाहिए, दूसरा कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट, आप क्या देंगे? अगर आप अपने लाइफ में किसी को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में अगर कमी है, तो उसकी एनर्जी हमेशा रुकावट बनेगी पार्टनर या किसी भी अच्छे व्यक्ति को अट्रैक्ट करने के लिए। तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में आप क्या देना चाह रहे हैं? आप रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं, वैल्यू देना चाह रहे हैं, आप ज़्यादा प्यार, अंडरस्टैंडिंग, तो आप क्या डालेंगे? तो वो कोशिश कीजिए। और अगर ये लिस्ट, ये कॉलम्स दोनों तैयार हो जाते हैं, सोचिए आपकी लाइफ अपने पार्टनर के साथ कैसे होगी। एक सिंपल विजुअलाइजेशन जिसने मेरे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प किया है एक्चुअली, क्योंकि इसमें सारी रेजिस्टेंस निकल जाती है। बताइए। ये सोचो कि आप किसी अपने ही से, जो आपके अपने हैं, जैसे कि आपके माता पिता हो गए, आपके फ्रेंड हो गए, आपके कोई अच्छे रिश्तेदार हैं, उनसे आप ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे लाइफ में मुझे ऐसा पार्टनर मिला। कहाँ मैं सोचता था कि क्या होगा, कैसा पार्टनर मिलेगा, या मैं जो चाहता हूँ मिलेगा ही नहीं। आई एम सो ब्लेस्ड कि वो मुझे इतना स्पेस देते हैं, वो मुझे मुझे इतना सपोर्ट करे। तो होता क्या है, आपने विजुअलाइज़ किया, उसमें फीलिंग आई, सबकॉन्शियस तो फीलिंग पकड़ता है, वो चेक करता है, क्या सचमुच इसके लाइफ में ऐसा पार्टनर है? अगर वो देखेगा, नहीं है, तो वो लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको तो एक ही काम है, आपकी रियलिटी को आपकी फीलिंग से मैच करनी है। तो ये कन्वर्सेशन चालू कर दीजिए रोज़। कब कर सकते हैं? सुबह जब उठते हैं,
तब सबकॉन्शियस माइंड ना ज़्यादा रिसेप्टिव होता है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रेन की बीटिंग अभी इतनी एक्टिव नहीं है। आपकी ब्रेन वेव्स जो है ना इतने एक्टिव नहीं है। तो सुबह-सुबह आपने सपोज़ बिस्तर पे आपकी आँख खुली, बिस्तर से उठने के पहले आपने ये कुछ मिनटों के लिए विजुअलाइज़ किया। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ 1 मिनट भी बहुत है। बहुत ज़्यादा करते हैं तो काउंटर इंटेंशन आ जाते हैं। फीलिंग आता है अब तक तो हुआ नहीं है, कहाँ से आएगा पार्टनर, कौन लेके आएगा? तो ये सब थॉट्स ना आए, विजुअलाइजेशन को शॉर्ट रखिए। और जब भी पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है शायद आज आपके माइंड में कोई भी ना हो और आपको पता ही नहीं है ये इंसान आएगा कैसे। हाउ पे ध्यान मत दीजिए। सबकॉन्शियस माइंड बहुत योग्य है, उसको पता है क्या होना है, कैसे होना है। आप बस उसको विजन दो और ऐसी एक कॉन्वर्सेशन माइंड में रोज डालो कि आप बहुत ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं कि आपको इतना अच्छा पार्टनर मिला है। ऐसा करते रहिए और आपकी रेजिस्टेंसेस जो है ना सबकॉन्शियस माइंड में कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, वो चली जाएंगी। दूसरा तो सेल्फ लव शायद कम है, इसीलिए अब तक इतना प्यार नहीं मिला है शायद पार्टनर के तौर पे। सेल्फ लव पे काम कीजिए। यू नो कभी कभी ब्रेकअप्स होते हैं, डिवोर्सेस होते हैं, और कभी वन साइडेड होते हैं वो डिवोर्सेस, या जब ब्रेकअप हो रहा होता है, या जिससे आप प्यार करते हैं आप उससे शादी नहीं कर पाते, पर आप बहुत ही दिल से, दिल के एकदम अंदरूनी हिस्से से चाहते कि मेरी शादी इसी से हो, या मेरा रिश्ता इसी से बने, या ये इंसान मुझे छोड़ के ना जाए, बट फिर भी वो होता है बिकॉज इट इज द डीपेस्ट desire is what actually manifests in the law of attraction. That's what my understanding from this conversation has been. Yeah. कि you can superficially say 100 things, but what you're actually feeling deep within your heart and your gut, वही मिलता है। But कई बार वो होते हुए भी नहीं होता है, स्पेशली रिश्तों में, क्योंकि रिश्ते क्या है ना, एक ड्यूल इंजन की तरह है। दो लोगों के थॉट्स, दो लोगों के जिंदगियां, दो लोगों के कर्मा, दो लोगों की लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोनों तरफ। तो आप दूसरे हिस्से में खींचे जाते हो, क्योंकि पैसा, करियर, ये वो फिर भी काफी हद तक आपके हाथ में होता है। हेल्थ, जिस पे हम बात करेंगे, वो भी काफी हद तक आपके चॉइसेस पे और आपकी जिंदगी पे। एक रिलेशनशिप या रिश्ता ही वही एक चीज है जो सिर्फ आप पे निर्भर नहीं है। तो ये क्यों होता है कि जब इतनी शिद्दत से, जैसे शाहरुख खान ने कहा था ना ओम शांति ओम में, कि किसी चीज को इतनी शिद्दत से पाओ कि पूरी कायनात पर लाइन डाल देना, ठीक है, तो वो जब होता है, फिर भी जब नहीं होता है ना, तो वहां पे बहुत लोगों गाड़ी अटक जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, और लोग सोचते हैं कि यार छोड़ो, to say it in a lighter manner, nothing works, it's not working yes, out. it's not working. Why does that happen? So first of all, so much dependency on one person अच्छा नहीं है। इतनी डिपेंडेंसी किसी एक इंसान पे क्यों? आपको रिश्ता चाहिए क्योंकि आपको उस रिश्ते से कुछ चाहिए, राइट? वो क्वालिटीज आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए सबसे पहले तो। हम गलती कहाँ करते हैं, जब हम किसी इंसान को इतना इंपॉर्टेंस दे देते हैं हमारे ऊपर कि हमारे लिए और कुछ मायने नहीं रखता है, सिर्फ वो इंसान। जब डेस्परेशन हो जाती है रिश्तों को लेकर, तो आप समझिए रिश्तों में डेस्परेशन मतलब आपको चाहिए उस इंसान से कुछ, जैसे कि मुझे प्यार, उस इंसान का मुझे प्यार चाहिए, उस इंसान का मुझे वक्त चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके फीलिंग्स को वैलिडेट कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे वहाँ से ही मिलना चाहिए। अगर ऐसा है वहाँ से ही मिलना चाहिए, तो कहीं न कहीं आप अपने करंट लाइफ को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। आपकी सेल्फ लव कम है, आपको उस पे काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा? ऐसा भी होगा वो इंसान आ जाएगा लाइफ में, लेकिन फिर आपको खुशी नहीं होगी। आपने उसके पीछे आप गए तो सही, हो भी गया, लेकिन फिर वो कभी-कभी वो 2 लोग फिर साथ में नहीं भी रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो प्लेटफ़ॉर्म था उस रिश्ते का सेट, वो ही गलत था। तो अगर नहीं होता है, क्यों नहीं हो रहा है? डेस्परेशन। कभी-कभी आप इतने डेस्परेट होते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को क्या मैसेज आ रहा है? कि मैं योग्य नहीं हूँ, कि ये इंसान मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, मुझे इससे चाहिए। तो अगर ये इंसान मुझे इम्पोर्टेंस दे, then only I'm worth it. यस। आपको समझना पड़ेगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो आप किसी के लिए फील कर रहे हैं, वो आपके लिए फील कर रहे हैं। अगर मैं किसी के लिए डेस्परेट हूँ, वो मेरे लिए डेस्परेट है, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस के लिए सिर्फ मैं ही उसकी आइडेंटिटी हूँ। आई एम लाइक द मदर। मेरे अंदर एक बच्चा है, इसलिए हम उसको इनर चाइल्ड बोलते हैं ना। मेरे अंदर एक बच्चा है, तो अगर मैं किसी के पीछे जा रही हूँ, वो मेरे पीछे आना चाह रहा है, मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हूँ, सेल्फ लव पे ध्यान नहीं दे रही हूँ, तो वो क्या करेगा बताए?
सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर लेकर आ जाएगा, फिर हम अपने आप को हार्म करने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा बिहेवियर? क्योंकि हमने अपने आप को प्यार नहीं दिया, हमने समझा नहीं हमारा कोर क्या है। मैं तो इसलिए यही कहूँगी कि आप जब भी किसी रिश्ते के पीछे जाते हैं ना, ठीक है आपको वो इंसान पसंद है, आप उस इंसान की विजन माइंड में रखिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, आपको कोई पसंद है रखिए। लेकिन ये समझिए कि लाइफ में एक मॉडरेशन इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ में इतना एक्सेस चले जाते हैं कि आप सब कुछ गवा देते हैं उसको पाने के लिए, वो गलत हो गया। आप ये सोचो कि इट वुड बी सो वंडरफुल ना इफ दिस पर्सन्स कम इन माई लाइफ, अगर ये इंसान मेरे लाइफ में आ जाता है तो कितना अच्छा होगा। ऐसी एनर्जी रखो, ये मत एनर्जी रखो अगर वो इंसान नहीं आएगा ना मैं बर्बाद हो जाऊंगी। एनर्जी कहाँ पे जा रही है? आपकी फीलिंग किस ओर जाती है? अगर फीलिंग इस ओर जा रही है कि आपको डर ज्यादा है कि वो चला जाएगा, तो वो डर आप पर हावी हो जाता है, वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। आपकी फीलिंग क्या होनी चाहिए? एक्साइटमेंट की। डू यू थिंक विद मैनिफेस्टेशन आप बहुत ही डेडली डिजीजेस को भी रिवर्स कर सकते हैं? लोगों ने रिवर्स किया है। एनी एग्जांपल? जैसे कि एक पर्टिकुलर क्लाइंट थे जिनको एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, वो चल नहीं पा रहे थे और डे टू डे एक्टिविटीज़ होते हैं ना, पानी पीना, खाना खाना, पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुके थे। अब देखिए डॉक्टर ने उनसे कहा था अभी आपको इसके साथ जीना है, हम्म आप जितना एक्सेप्ट कर लो आपके लिए उतना बेटर। जब वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि देखो मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ अपने आप से, डॉक्टर कहते हैं ऐसा ही रहने वाला है, आप क्या कहते हैं? सर आपको क्या चाहिए? हम्म हम उस पे फोकस करेंगे। हम्म तो हमने सिर्फ माइंड पे फोकस किया, थॉट डालने की कोशिश की माइंड पे, और उन्होंने कहा डॉक्टर अगर मैं बेटर हो गया ना तो मैं आपके इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूंगा। हम्म और वो बेटर हो गए, 6-7 महीने में बहुत फ़र्क पड़ गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं डिप्रेशन के, मेंटल डिसऑर्डर्स के। सो मेनी ऑफ माय पेशेंट्स, माय क्लाइंट्स जिन्होंने मेडिकेशन भी पूरी तरह से वो निकल चुके हैं मेडिकेशन से भी, जबकि वो इतने डिपेंडेंट थे मेडिकेशन में। अगर आप चिंतित ज़्यादा हैं अपनी बॉडी और हेल्थ को लेकर, इतना ज़्यादा फोकस आप अगर आप बॉडी में देंगे, तो फिर आपका बॉडी रिकवर कैसे होगा? क्योंकि आपकी डाउट है, आपकी जो वरी है ना, वो बॉडी को टेंशन में रखते हैं, आपके मसल्स टाइट रहते हैं, आपके नर्व्स टेंशन में हैं, हम्म आपकी बॉडी की फंक्शनिंग, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो आपके थॉट से ही आ रहे हैं। हम्म मेरी एक क्लाइंट है जो ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी, उनका स्टेज 2 में डिटेक्ट हुआ था और ऑब्वियसली हर बार उनके जब सेशंस होते, रेडिएशंस होती, कीमो सेशंस होते, तो उनकी सारी एनर्जी नीचे चली जाती। हम्म तो आप सोचिए, अगर आप माइंड को उस समय हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा? इट जस्ट टेक्स ओवर यू ना। वाटर इज सच एन एलिमेंट ना, आप अगर पानी को ब्लेस करके पीते हैं, और हर कोई ट्राई कर सकता है, आप पानी को ब्लेस करो, हैंड्स को रब करके आप अपने बॉटल या ग्लास को हाथ लगाइए। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन से सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं कॉन्टेम्पलेशन, यानी आपकी एनर्जी अभी एम्पलीफाई हो रही है, वाइब्रेशन बढ़ रहा है। हम्म कॉन्टेम्पलेशन से आप पहुंचते हैं मेडिटेशन, ये भी एक मेडिटेशन हो गया। आप ग्लास को देखिए, पानी को देखिए, उसको आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू बोल के छुइए और फिर उस पानी को पीजिए। हम्म यू सी आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। अगर ऐसा इंसान 30-40 दिन ट्राई करता है ना, इंसान में एक मोटिवेशन आता है। सिंपल टूल लाइक दिस कि वाटर को ब्लेस, क्योंकि पानी आपका खून बनता है, जिस तरह से आपका खून बनता है उस तरह से आपका ब्रेन नरिश होता है। जिस तरह से आपका ब्रेन नरिश होता है उस तरह से आपके थॉट्स काम करते हैं। तो बेसिकली आप अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर सकते हैं। इट्स समथिंग एज सिंपल एज वाटर एलिमेंट। वाओ। हाउ डू यू डील विद चाइल्डहुड ट्रॉमा? क्योंकि बहुत लोगों की जिंदगी है ना डिटर्मिन इससे होती है कि वो किससे गुजरे हैं। एक बैड चाइल्डहुड, झगड़े देखे, बहुत ही एक्सट्रीम पॉवर्टी देखी, या कोई पेरेंट्स आपको मारते थे या करेक्ट ट्रीट नहीं करते थे, या आपके साथ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, जैसे मोलेस्टेशन हुआ या कुछ हुआ, उससे उभर नहीं पाते हैं और वो कहीं ना कहीं उनकी प्रेजेंट जिंदगी को भी डिफाइन करता है और वो उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं। अपने आप को एक बच्चे की तरह विजुअलाइज कीजिए, अपने चाइल्डहुड में जाइए, उस एज से जहाँ पे ये गलत हुआ। हो सकता है बचपन, आपको एग्जैक्ट एज भी नहीं मालूम, हो सकता है 7-8 साल का। आपके पास एक है कि मेरे साथ ये हुआ था। सोचिए कि आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, बिकॉज सबकॉन्शियस तो है ही बच्चा। इमेजिन कीजिए आप 6-7 साल के हैं, उस बच्चे को देखिए। ज़्यादातर आपके जो ट्रॉमास हैं ना, उनकी जो फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं, उस बच्चे को देखकर निकलेंगी। अब जैसे कि अगर मैं अपने क्लाइंट को एक फ़ोटो दूँ उनके चाइल्डहुड का, बोलूँ आप पकड़ के बैठिए मेरे सामने, विदिन फ्यू मिनट्स उनकी एनर्जी ऐसी हो जाती है, दे रिकॉल एवरीथिंग फ्रॉम देयर पास्ट।
दुख उभर आता है, फियर, जो उनकी ट्रॉमास थी, जो फीलिंग्स एसोसिएटेड थी ऑफ बीइंग यू नो अनवैल्यूड, डिसरिस्पेक्टेड, हो सकता है बॉडी को लेकर, हो सकता है मेंटली वो डिस्टर्ब्ड है, जो भी है निकल आता है। बट अगर फिर भी नहीं कर पाए तो, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इतनी अंदरूनी तरीके से अपने जहन में बस जाती हैं कि आप पॉजिटिव सोच ही नहीं पा रहे हो। उस समय पे क्या करना चाहिए? देखिए, आप नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं पहुंच सकते, आपको नेगेटिव से न्यूट्रल पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, अपने पास्ट में जाइए, अपने आप को एक बच्चे की तरह देखिए। ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप आज एक बटन प्रेस करेंगे हो जाएगा, लेकिन शुरुआत करते हैं। होता ये है, जब आप अपने इनर चाइल्ड को, जैसे कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर मैं देखना चाहूँ, मैं अपने चाइल्डहुड को विजुअलाइज कर सकती हूँ 6-7 साल का। मैं उसको देखूँ माइंड में, या मैं उसका फ़ोटो पकड़ूँ अपने चाइल्डहुड का, उसको देखूँ और उसको वो सब बोलूँ, जो मुझे बचपन में सुनना था। हम्म। अब जैसे कि शायद मुझे सुनना था कि तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो, तुम्हें हम सपोर्ट करेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम अपने हार्ट को फॉलो करो, हम तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, हम तुम पे बिलीव करते हैं, हमेशा हैं तुम्हारे लिए हम। और हो सकता है मुझे आई लव यू सुनना हो, मैंने इतना नहीं सुना। अपने आप को वो सब कुछ बोलो आप। स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ व्हाट यू वांटेड टू हियर मोर ऑफ एज अ चाइल्ड। What would you say on this one line called fake it till you make it? क्योंकि अगर आप नहीं फील कर रहे हो यस, तो at times would you suggest that you need to fake it till you make it? आई वुड से स्माइल, फेक अ स्माइल फर्स्ट। बोलना इतना इजी नहीं है, स्माइल पहले करो। स्माइल करोगे तो ब्रेन को लगता है कुछ अच्छा होने वाला है, हम्म। तो स्माइल दिन में प्रैक्टिस करो करना। अब एक्चुअली एक्सरसाइज की जाती है मैं वर्कशॉप में, जब लोगों को स्माइल, मैं कहती हूँ आपका हो गया लिखना, अभी स्माइल करो, नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ से आप शुरुआत करो। फेक इट टिल यू मेक इट, यस, बिकॉज कुछ अच्छी चीज़ें आपको बोलनी पड़ेंगी। अब जैसे कि बच्चा स्कूल भी नहीं जाना चाहता है, बट पेरेंट्स थोड़ी बोलेंगे नहीं जाना है, छोड़ दो, मत जाओ। आप उसको भेजेंगे ना। उसी प्रकार आपको अपनी एनर्जी पे काम करना है, तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, ये आपकी साधना होगी। थोड़ी स्ट्रिक्टनेस अपने साथ अपने दिखानी साथ पड़ेगी। डिसिप्लिन। देखिए अगेन, आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग है एनर्जी के ऊपर, मैं अभी भी कहूँगी सबकॉन्शियस माइंड के बारे में हर किसी को पढ़ना चाहिए। देखिए हमारे पास हमारे शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, आप उनको पढ़िए। अगर नहीं पढ़ना है, उस ओर इतना डायरेक्शन नहीं, स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाता है, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़िए, जानिए सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। हर मोमेंट में ना आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे ना, आपका विश्वास बढ़ेगा, आप फिर करना चाहेंगे। तो चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेकर भी हमें करना क्या है, हमें अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना है। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट मीन कि मैं बोलूँ सब कुछ ठीक है और मैं बोलूँ आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर, नहीं होगा। जिसको ट्रॉमा है वो ऐसा नहीं बोल सकेगा। उसको क्या करना है, फीलिंग एक्सेप्ट करो, लेकिन अपने आप को बच्चे की तरह देखकर बोलो कि ये फीलिंग मेरे बच्चे के लिए सही है क्या आज? आज सही है? अगर मुझे लगा कि मुझे किसी ने धोखा दिया, या अगर मुझे लगा कि मुझे कभी प्यार नहीं मिला अपने माता-पिता से, तो मैं अपने बच्चे को देखकर बोल रही हूँ कि ये सही है क्या रखना? नहीं रखना चाहिए फीलिंग हमें। क्योंकि उस समय मेरे माता-पिता ने जितना कर सकते बेस्ट किया, या शायद माहौल ही ऐसा था। क्योंकि है ना, बचपन में भी हम जो देखते हैं, हम एब्सॉर्ब करते हैं, ज़रूरी नहीं, पर नहीं। कई बार वो होता है ना कि जो एक्चुअली जो हुआ है पर वो सही नहीं हुआ है, जेन्युइनली अगर देखा जाए तो नहीं हुआ है। अगर वायलेंस देखा है चाइल्डहुड में, वो सही नहीं है, यू कांट जस्टिफाई दैट। अगर यस। आपके साथ कोई मोलेस्टेशन या कुछ हुआ है, वो सही नहीं हुआ है। वो सारी चीज़ों को कैसे आप रिवर्स करें? आप रिवर्स इस तरह से सबसे पहले कीजिए, ये सोचना कि जो हुआ वो एक्चुअली आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। आपकी लाइफ में कुछ भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के बिना नहीं आता। कहीं ना कहीं जो होता है उसकी टेंडेंसीज हमारे अंदर हैं। इसीलिए तो एनर्जी के अंडरस्टैंडिंग होना थोड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ। देखिए हम क्यों कहते हैं, हमारे शास्त्र भी क्यों कह रहे हैं कि आप ब्लेम मत करो दूसरों को। क्यों? उन्होंने तो गलत किया ना, उन्होंने मेरे साथ गलत किया, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, गलत हुआ, ये एक्शन गलत है। लेकिन वो एक्शन हुआ क्यों? वो इंसान मेरे लाइफ में आया ही क्यों? मुझे कुछ तो सबक सीखनी है उस एक्सपीरियंस से, तभी तो आया। तो कहीं न कहीं आप समझो कि हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, वो मेमोरीज़ के तौर पर सबकॉन्शियस माइंड में चलती हैं। आपके लाइफ में बिना आपके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन के कुछ नहीं होता। इसलिए तो हम कहते हैं हमने कर्मों की बात की।
कि आपके साथ जो होता है, जो आपके सामने आ जाता है, वो आपके कर्म है। बट अभी आपको उनसे कैसे डील करना है, वो आपके ऊपर है। तो अगर मेरे साथ बचपन में कुछ गलत हुआ, आज अगर मैं अपने बचपन को देखकर बोलूँ कि ठीक है, होगा कुछ सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, सामने वाले को ब्लेम रखूँगी तो मैं कभी भी सुखी नहीं रहूँगी। दिस इज़ अ फैक्ट। अगर मैं किसी के लिए भी ब्लेम रखूँ और उसके लिए मुझे गुस्सा है, मेरे अंदर नफ़रत है, तो वो नफ़रत तो मेरी आज की वाइब्रेशन में है ही। फिर मैं कुछ भी करूँ, वो नफ़रत मेरे एनर्जी को, मेरे हेल्थ को, बॉडी को अफ़ेक्ट करनी ही वाली है। सो यू थिंक कि अगर वो जो बुरा हुआ है आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड ने अट्रैक्ट किया है, तो कुछ भी आपके अट्रैक्शन के बिना आपने इजाज़त दी तो हुआ। तो अब जो जो आए दिन हम, सॉरी थोड़ा सा एक एक्सट्रीम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पर जो आए दिन हम सुनते हैं कि रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, तो वो क्या अट्रैक्ट किया है किसी ने? देखिए, कहीं न कहीं अगर आपकी एनर्जी में उसकी टेंडेंसी नहीं थी, तो वो नहीं होता, क्योंकि हम तो मानते हैं ना कि सब कुछ भाग्य से होता है। पर सामने वाले की तो एनर्जी में था, उसके सबकॉन्शियस में था कि मेरे को तो ये गलत करना है। लेकिन उस समय आपके लाइफ में वही इंसान क्यों आया? आप किन लोगों को अपना पार्टनर चुनते हैं? आप जहाँ पे जाते हैं, कौन आपके बॉस बनते हैं? आप किन लोगों के साथ, अब जैसे कि मैं एक टैक्सी में बैठी हूँ, हम्म हम तो ये समझते हैं कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। हम्म वो टैक्सी ड्राइवर आपके साथ क्यों है? आप तो कोई दूसरे टैक्सी में बैठ सकते थे। क्यों हुआ? आपने इसी टैक्सी को, इसी ड्राइवर को क्यों चुना? सबकॉन्शियसली चुना ना, मैंने थोड़ी सोच के चुना। सबकॉन्शियसली चीज़ें somewhere होती हैं। I do agree with you, and somewhere I feel कि ठीक है, but you know there's certain things which are so देखिए दैट extreme that I feel like I mean I don't think anybody would want to manifest or attract नहीं, देखिए हम जानबूझ के कोई भी गलत कुछ भी चीज़ गलत कोई चीज़ भी अट्रैक्ट अट्रैक्ट नहीं नहीं करते। करना हाँ। चाहता। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं और अच्छे लोगों के साथ होती हैं। क्यों हो रही हैं? कहीं न कहीं हम हमारे शास्त्र तो यही बताते हैं कि हो रहा है क्योंकि आपके कर्म ऐसे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान को जज करूँ, अरे इसके बुरे कर्म हैं, देखो इसके साथ गलत हुआ, इसके बुरे कर्म हैं। नहीं, यहाँ पे एम्पैथेटिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे मेमोरीज़ हैं। हो सकता है एज़ अ चाइल्ड आपने कुछ एनर्जी पिकअप की। हुँ। हो सकता है आज मैं रास्ते पे चल रही थी जब मैं बच्ची थी और मैंने कुछ देखा गलत। वो मेरे एनर्जी में चला गया, डर बनकर बैठ गया और उस डर के कारण मैंने इस इंसान को अट्रैक्ट किया जिसने मेरे साथ गलत किया। अब इसमें मैं बुरी इंसान तो नहीं बनी ना, आई एम नॉट अ बैड पर्सन, लेकिन मेरे अंदर गलत इन्फॉर्मेशन गई। मैंने ये देखा कि लोग गलत भी कर सकते हैं, लोग आपके साथ फोर्सफुली कुछ कर सकते हैं। एज़ अ चाइल्ड मैंने देखा, अभी वो उस वजह से भी हो सकता है। तो हो सकता है आज आपकी एनर्जी में कुछ अंदर कुछ गलत चला गया, जिस वजह से आपने वो इंसिडेंट अट्रैक्ट किया। लेकिन अगर आज मेरे साथ कुछ गलत हुआ भी, हुँ। उसके साथ मैं क्या कर रही हूँ, वो मेरे आज पर डिपेंडेंट है। और आज अगर हम अंडरस्टैंडिंग रखें कि जो गलत हुआ ना, उसका प्रभाव मैं अपने शरीर से, मैं अपने परिवार से, मैं अपने ज़िंदगी से हटा सकती हूँ अगर मैं उस एनर्जी को चेंज करूँ। इनफैक्ट फॉरगिव करके देखेंगे तो थोड़ा लाइट हार्टेड फील होता है और अपनी सेल्फ लव बढ़ती है। तो एक जर्नी है। You know, there's another concept that I wanted to talk to you about. बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वर्ड लगा मुझे, पर मुझे उसके बारे में कुछ समझ है नहीं। होपोनोपोनो, हाँ, हो ओपन-ओपन हो। होपोनोपोनो, हाँ, ये क्या होता है? ये कहाँ से शुरू हुआ? ये हाँ, बहुत ही फंकी सा वर्ड साउंड करता हाँ। है। होपनोपोनो में कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड ही है और तो प्रोसेस बहुत ईज़ी है। एक्चुअली उसका मतलब हवाइन वर्ड है। हवाइन्स इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये क्यों ज़्यादा फ़ेमस हो गया है? क्योंकि एक्चुअली हमारे स्पिरिचुअल कल्चर और फिलॉसफी को ही बताता है। वो ये है कि आपके साथ, इनफैक्ट हम अभी इसके बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ। आपके साथ जो होता है ना, कोई और नहीं कर रहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मेमोरीज़ हैं। तो होओपनोपोनो का अर्थ है कुछ करेक्ट करना, कुछ चेंज करना। क्या चेंज कर रहे हैं? हुँ, क्या हील करना है? हुँ, हमारे अंदर बैठे मेमोरीज़, हमारे अंदर बैठे कर्मों की एनर्जी को, हुँ। उसको चेंज। सबसे पहले इसका ओरिजिन बताइए। ओरिजिन हवाइन वर्ड है। हवाइन्स इसको प्रैक्टिस करते हैं और जो हवाइन थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो जब हीलिंग करते हैं, ऑटोमैटिकली हीलिंग में वो जो फ़िलॉसफ़ी फ़ॉलो करते हैं, वो होपोनोपोनो की फ़िलॉसफ़ी होती है। तो ये एक हीलिंग सिस्टम है हवाई में। हू स्टार्टेड इट? देखिए, एक लेडी थी जिन्होंने एक, ये बहुत ट्रेडिशनल सिस्टम है हवाई में, जो फैमिली मेंबर्स को साथ में मिलकर करते थे कि 2 फैमिली मेंबर्स के बीच में अगर झगड़ा है, तो वो साथ में बैठकर एक-दूसरे को सॉरी कहकर उस सॉल्यूशन लाते थे, सिचुएशन को सँभाल लेते थे। लेकिन एक लेडी थी डॉक्टर मोरना सिमियोना, मोरना? सिमियोना। ओके।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिस्टम को ज़्यादा मॉडिफाई किया, क्योंकि पहले जो फॉलो होता था वो ये होता था कि एक दूसरे को माफ़ कर देंगे तो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी। उन्होंने कहा कि नहीं, सिचुएशन रिजॉल्व तब होगी जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करें। तो उन्होंने होओपोनोपोनो की एक नई सिस्टम बनाई जिसको हम सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होओपोनोपोनो कहते हैं। यानी आप अपनी आइडेंटिटी, रियल सेल्फ को आप पहचानो, और इस तरीके से होओपोनोपोनो प्रैक्टिस किया गया कि आप दूसरे को होओपोनोपोनो नहीं करवा रहे, आप दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, जैसे क्योंकि चाइल्डहुड ट्रॉमा है, या मुझे पैसे चाहिए नहीं आ रहे हैं, या मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो होओपोनोपोनो सिस्टम क्या कह रही है, क्या फिलॉसफी फॉलो कर रही है, सबकॉन्शियस माइंड को हील करो। तो इसीलिए होओपोनोपोनो का एक्चुअली अर्थ है इसको हील करना। उनके एक स्टूडेंट थे, डॉक्टर इहालिकाला हुलेन, उनका नाम है, डॉक्टर हुलेन के नाम से जाने जाते हैं। कुछ साल पहले ही वो उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने होओपोनोपोनो को और भी ज़्यादा फेमस कर दिया, क्योंकि उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ। उनको हवाई स्टेट हॉस्पिटल में नौकरी मिली एज अ थेरेपिस्ट। वहाँ पे एक वार्ड था जहाँ पे मेंटली इल क्रिमिनल्स थे। अब उनको मेंटल पेशेंट्स थे वो, लेकिन विद क्रिमिनल बैकग्राउंड्स। तो ऐसा था कि वहाँ पे काफ़ी लोग थे जो रेपिस्ट थे, मर्डरर्स थे, जिन्होंने ऐसे हीनियस क्राइम्स किए थे। उनको साथ में एक वार्ड में रखा गया था। बहुत सालों के लिए उन्होंने इस वार्ड में पेशेंट्स को हील करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो रहा था। उन्होंने सुना कि ये कुछ स्पेशल करते हैं, हीलिंग करते हैं, तो उनके पास गए, उनको अप्रोच किया और कहा, क्या आप हमारे लिए काम करेंगे? उन्होंने एक्सेप्ट किया जॉब को। कुछ महीनों में डॉक्टर हुलेन के जॉइन होने के बाद उन्होंने कुछ चेंजेस देखे वार्ड में। जैसे कि पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ना, वो उनको शैकल किया गया था, चेन किया गया था, अभी उनको छोड़ रहे हैं। अभी वार्ड के अंदर जो स्टाफ भी नहीं जाता था, क्योंकि मारा-मारी होती थी, वायलेंस बहुत था, वायलेंस कम होने लगा। और ऐसे भी कुछ पेशेंट्स थे जो 1 डेढ़ साल में डिस्चार्ज हो गए, जो कि कभी नहीं हुआ था इतने सालों से। तो तब जाके ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई कि कुछ अलग हो रहा है, कि ये कुछ अलग करते हैं जिससे हीलिंग इतनी जल्दी हो जाती। तो उनसे पूछा गया कि आप कर क्या रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं तो सिर्फ होओपोनोपोनो कर रहा हूँ। तहाँ से होओपोनोपोनो जो है बहुत फेमस हो गया, और तब लोगों की इंटरेस्ट जागी कि ऐसा क्या होता है जिससे हीलिंग हो जाती है तो लोगों इसको की। प्रैक्टिस कैसे करते हैं? तो उन्होंने एक सिंपल चीज़ बताई कि मैं जब पेशेंट्स के फाइल्स पढ़ता हूँ ना, तो मेरे अंदर पेशेंट की फाइल को पढ़ के जो फीलिंग आती है, मैं उसको क्लीन करता हूँ। अब जैसे कि मैंने पेशेंट की फाइल पढ़ी कि इसने अपने माँ की मृत्यु कर दी, इसने अपने माँ के और परिवार के साथ गलत किया, इसने ऐसे लोगों को चीट किया। उनके अंदर क्या आ रहा है? कभी दया, कभी गुस्सा, कभी नफ़रत। उन्होंने इन फीलिंग्स पे क्लीन की। कैसे क्लीन की? अपने सबकॉन्शियस माइंड को आई लव यू, ब्लेस यू बोल के। सो होओपोनोपोनो में होता क्या है, आप सबकॉन्शियस माइंड को एक बच्चे की तरह देखते हैं, और आप उसकी हीलिंग इस तरह से करते हैं, उसके प्यार देकर, उसे ब्लेस करके। अब जैसे कि कुछ क्लीनिंग वर्ड्स है होओपोनोपोनो में, बहुत फेमस है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सॉरी किसको बोल रहे आई एम हैं? सॉरी, प्लीज, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई आई लव यू। ओके, आई एम सॉरी किसको बोल रहे हैं? सबकॉन्शियस माइंड को। क्यों बताएं? सबकॉन्शियस माइंड को। ओके, क्यों? सोचिए, आप माँ हैं और आपके सामने बच्चा है, बच्चा गिर गया, बच्चे को बहुत दर्द हो रहा है, माँ भी रोती है, कभी-कभी माँ की आँखों से आँसू निकल आते हैं, बिकॉज़ शी कैन फील द पेन ऑफ हर चाइल्ड ना, बट फिज़िकली बच्चे को दर्द है, बट माँ भी रो रही है। कॉन्शियस माइंड उस माँ की तरह है। आज आपकी लाइफ में अगर कुछ गलत हुआ ना, आपको दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द असल में किसके अंदर है? बच्चे के अंदर है। बच्चा आपका सबकॉन्शियस माइंड है। उसके अंदर मेमोरी चल रही है, तो मेरा दर्द तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो अगर मेरे साथ किसी ने कुछ गलत किया और मुझे आज गुस्सा है, तो मैं होओपोनोपोनो इस तरह से करूँगी, मैं उस गुस्से को एक्नॉलेज करूँगी और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखाऊँगी कि देखो, गुस्सा नहीं रखना है। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती तुम्हारे साथ ऐसा कैसे हुआ। प्लीज़ फॉरगिव मी। अच्छा, अगर आज आपके पास कोई आए हुँ, और आपको उन्हें होपोनोपोनो, करेक्ट कह रहा हूँ मैं? येस, बिल्कुल। होपोनोपोनो में इनिशिएट करना है, तो what are the steps you would take and what is the journey you would take with a 1, person? एक्नॉलेज योर फीलिंग। हुँ, अगर आपको अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, उस फीलिंग को एक्नॉलेज करो। टेक वन फीलिंग एट अ टाइम, और उस फीलिंग को एक्नॉलेज करते हुए अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। प्लीज लेट गो। जो भी नेगेटिविटी है हम उसे निकाल सकते हैं, बस हमें निकालने की कोशिश करनी है। हम मिलकर करेंगे साथ में, आप और आपका इनर चाइल्ड।
सो ब्यूटीफुल। अच्छा, ये दिन में कितनी बार करना चाहिए? देखिए ये ना प्रेयर की तरह है, आप कुछ मिनटों के लिए कीजिए, स्पेशली जब तक आपको अच्छा नहीं फील हो रहा ना तब तक कीजिए। अब जैसे कि आप देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर या नहीं, नहीं, मिनिमम कोई मैक्सिमम? नंबर नहीं है, खाली क्या इतना ध्यान में रखना है जब कर रहे हैं ना, थोड़ा पीसफुल फील होना चाहिए। पीसफुल फील होता है मतलब सही जगह पे सही दिशा में जा रही है। तो कुछ मिनट 4-5 मिनट कीजिए। जब भी ट्रिगर फील होता है ना, अचानक अंदर से कोई ट्रिगर आती है, तो इमीडिएटली उस ट्रिगर को महसूस करते हुए क्लीनिंग कीजिए। बस। अच्छा मैम, एक सवाल और है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे रिलेट या डी रिलेट करे एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ब्लैक मैजिक, हुँ। इन सब से? देखिए, सबसे पहले तो ब्लैक मैजिक आज जो हम नॉर्मली सुनते हैं, ज़्यादातर वो नेगेटिव थिंकिंग होती है इंसान की। आपको लग रहा है कोई आपके साथ गलत कर रहा है, तो काफ़ी हद तक आपके अंदर जो डर है ना, उसको भी लोग बहुत बड़ा बना रहे हैं एज़ ब्लैक मैजिक। पहले के ज़माने में तांत्रिक होते थे, जो सच में कर सकते थे ब्लैक मैजिक। आजकल इतना नहीं है, बट अगर सपोज़िंग कोई नेगेटिविटी है जो आपको फ़ील होती है ना, आप इतना ध्यान में रखिए कि आप अपनी एनर्जी को अभी किस दिशा में लेके जाना चाहते हैं, वहाँ पे लेके जाइए। जैसे कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ मंत्रस होते हैं, हम ओम चैंटिंग करते हैं, गायत्री मंत्र चैंटिंग करते हैं, जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है। सरेंडर कर दो, रात को सोने के टाइम कहो ईश्वर जो भी है मैं तुम्हें सब देता हूँ। और पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी? साइंस ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, देयर आर पॉसिबिलिटीज़ है ना, आपकी जिस दिशा में आपके ग्रह जा रहे हैं, उनकी एक स्नैपशॉट होती है आपकी कुंडली। हाँ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझना है कि वो एक पॉसिबिलिटी है। अब जैसे कि अगर किसी को कहा गया आप 100 साल तक जिएंगे, है ना? आप चिंता मत कीजिए, आपकी लंबी उम्र है। क्या वो आँखें बंद करके रोड क्रॉस करेंगे? नहीं। अगर कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस से कि मैं तो 100 साल जीने वाला हूँ, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी इंसान की? हो सकता है वो बेड रिडन हो। आपकी एनर्जी दिन-ब-दिन चेंज होती रहती है। तो आपके लाइफ में जो आता है और आप में जो टेंडेंसी है रिएक्शंस करने की, वो एक्चुअली हमें बताता है। लेकिन अगर मैं अपने एनर्जी पे काम करूँ आज, ऑन अ डेली बेसिस मैं अपने आप को सुधारूँ, तभी तो हम आए हैं ना। हम अपने कर्मों को भी चेंज कर सकते हैं, हमारे कुंडली और एस्ट्रोलॉजी या इसमें भी जो भी लिखा हुआ है, वो एक आउटलाइन है, सिल्वर लाइनिंग है। यस, उसके आपकी अंदर टेंडेंसी है। आपकी टेंडेंसीज उससे चेंज कर देती, तो जी, विद दिस यू कैन एक्चुअली चेंज द ट्रेजेक्टरी ऑफ आपकी योर एग्जिस्टेंस। क्योंकि आपकी करंट वाइब्रेशन अगर पावरफुल है, तो वो आपकी ग्रहों के आगे नहीं झुकेगा। कभी नहीं झुकेगा। इनफैक्ट आप अपने ग्रहों को सरेंडर करवाएँगे। मेरे ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम के साथ मेरे पास आए। मुझे कहा गया शादी डेस्टिनी में नहीं है, मुझे कहा गया बच्चा डेस्टिनी में नहीं है, नहीं है, नहीं होगा आपका। हो गया है, कुछ महीनों में ही हो जाता है। तो ये तो मतलब आप समझ लो कि लोग जो हैं डिफाई कर रहे हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं ना, अच्छे थॉट्स रख रहे हैं, तो आपको डेफिनिटली डिवाइन एनर्जी, स्पिरिट का एहसास होता है, यूनिवर्सल एनर्जी का साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जहाँ पे यूनिवर्स की ग्रेस है, अनुग्रह है, वहाँ पे नवग्रह कुछ नहीं कर सकते। उतना हमेशा ध्यान में रखिए। So beautiful. Thank you so much for coming on Unlock with Kunal Jai Singh. थैंक यू This was so informative. ये इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू सो मच कुणाल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतनी पावरफुल चीज है। शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में कहा था ना कि किसी चीज को आप अगर इतनी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाएगी उसे आप तक पहुंचाने के लिए। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज। एंड डॉक्टर करिश्मा आहूजा इज अ वेल नोन प्रैक्टिशनर एंड अ टीचर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बेसिकली इससे हमने ये सीखा कि अगर आप कुछ चीज चाहते हो, देयर इज नथिंग दैट्स इम्पॉसिबल। अगर आप सही तरीके से उसकी डायरेक्शन में चलते रहें, आप अपना गोल सेट कीजिए और उस डायरेक्शन में काम कीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते। सो आई होप यू एंजॉय दिस एपिसोड, और आपने इस एपिसोड से अगर कुछ भी सीखा हो, थोड़ी सी भी वैल्यू अगर क्रिएट हुई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मेरा एपिसोड आए आपको सबसे पहले पता चले। और इस वीडियो को कम से कम 2 लोगों तक शेयर करना, ताकि उनकी जिंदगी में भी वैल्यू क्रिएट हो। Once again, thank you for joining me on Unlock with Kunal Jai Singh.